मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और आज इस सफ़र में हम एक ऐसे किसान से मिलने जा रहे हैं जो लोकल और वोकल की जो बात हो रही है, अभी बड़ी चर्चा भी हो रही है और खेती को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो कॉरपोरेट में नौकरी न करके अपने गांव वापस लौट के नए तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश करें। हालांकि बड़ा मुश्किल है एक जगह इतनी बड़ी जगहों खेती के लिए योग्य आपके पास ज़मीन मिल जाए, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिहार के बाहर काम करने वाले जिनके पास ज़मीन है और उसको अगर बेहतर मैनेजमेंट करे तो जो बाहर में रह के आप कमाई कर रहे हैं वो कमाई आप घर पे रहते हुए भी कर सकते हैं। और हम शुरुआत उसी किसान से करेंगे, फिर कैसे उन्होंने ये पूरा डेवलप किया है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको किसान से परिचय कराते हैं कि वो कौन किसान है। वैशाली मुजफ्फरपुर ज़िले का वो ऐसा कौन सा शख्सियत है जिस शख्सियत से हम मिलने आए और इसकी वजह क्या है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। ज़रा इन्हीं से जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र की शुरुआत की, फिर कैसे वो खेती के क्षेत्र में आए और आज खेती को एक उद्योग की तरह वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कितना सफल है ये तो बातचीत के दौरान चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक प्रयास है जिस प्रयास को समझने की ज़रूरत है कि हम बिहार के पास प्रकृति ने हमें 3 फसल पैदा करने की एक ज़मीन दी है, एक खूबसूरत पर्यावरण भी हमारे साथ है। ऐसे में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन भी आपके पास है तो उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और हम इनके पूरे प्लांट को हम चाहेंगे कि बात करते हुए हम घूमें कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या खास है। तो ज़रा आप अपना परिचय दें। परिचय हम भी दे सकते थे लेकिन आप अपना परिचय देते हुए चीज़ों को बताइए कि ये खेती के प्रति आप कैसे आग्रही हुई कि एक पढ़ाई बाहर में पूना में पढ़ते हुए आप वापस मुजफ्फरपुर के गांव में लौट रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसे हुआ। पूरे परिचय के साथ अपने गांव के बारे में सब कुछ बताते हुए हम चाहेंगे कि दर्शकों तक जानकारी पहुंचे। जी भैया, मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मेरा ये गांव जो है भटौलिया गांव हुआ जो सरैया प्रखंड में स्थित है। पहलवारा गोविंद पंचायत का ये गांव है। हम एक्चुअली शुरू से ही बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि पुराने जो हमारे पिताजी थे, बाबा थे, सब कोई का खेती से ही लगाव रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बायोटेक्नोलॉजी करने पुणे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी गए तो वहीं पे हमारा इसमें इंटरेस्ट जगा और वहाँ पे टिश्यू कल्चर एक पद्धति, उस समय बड़ी नई पद्धति आई थी, आज तो पूरे देश में फैल गई है और इससे लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो जब वहाँ हमने देखा तो फिर सोचा कि इस पौधे को, इस टिश्यू कल्चर पद्धति को अपने गांव तक ले जाएं। तो वहीं से हमें ये रुचि आई और इसको मैंने अपने गांव तक लाया। उस समय सरकार यहाँ अनुदान की कोई स्कीम नहीं चलाई थी। तो जब हम 4-5 साल यहाँ जागरूकता लाने के बाद सरकार ने भी फिर इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद अनुदान मिलना शुरू हो गया है। तो उस समय अच्छा, ये टिश्यू कल्चर क्या है? जब आप उसकी पढ़ाई करें तो थोड़ा मोटी भाषा में जरा बताइए कि टिश्यू कल्चर क्या है? कल्चर उत्तक प्रवर्धन विधि हिंदी में इसे कहते हैं। इसमें क्या है कि एक मदर प्लांट से जो भी अच्छा क्रॉप है, मान लीजिए केला का हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो अच्छा स्वस्थ पौधा लेते हैं, उसमें से एक कोशिका निकाल कर एक से अनेकानेक पौधे बहुत कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। होता है कि पौधा तैयार करने में बहुत समय लग गया, तो ऐसी स्थिति इसमें नहीं आती है। कम समय में 6 महीना से एक पौधे में से हम लोग लगभग 100-150 पौधे तक तैयार कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई होते जाता है, यानी कि फिर 150 पौधे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद क्वालिटी बेहतर होती है, डिजीज़ फ्री होता है। जो भी डिजीज पहले की वैरायटी में आती थी, टिश्यू कल्चर करने के बाद वो डिजीज उतना नहीं आती है। डिजीज फ्री पौधा उसको कहा जाता है। और यील्ड जो यहाँ के केले में आप देखते होइएगा कि ऊपर का जो हत्था है वो बड़ा है, नीचे छोटा हो गया, वो यूजलेस हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऊपर से नीचे तक सब एक समान होता है। तो ये मेनली खासकर टिश्यू कल्चर में है और फलन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है इस पद्धति से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इस टिश्यू कल्चर के सहारे? आप किन किन चीज़ों पर, जैसे आपका कटहल का पेड़ हम सामने देख रहे हैं, या एक अलग वैरायटी का कटहल का पेड़ है, ये
सामने किस चीज़ का पेड़ है, जरा ये इसको। ये सपाटू का पेड़ है। सपाटू का एक्चुअली पेड़। टिश्यू कल्चर से हमने बहुत सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। सीडलेस लेमन है टिश्यू कल्चर से मेरे यहाँ। बनाना की ढेर सारी वेराइटियाँ हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा फूल की भी कुछ वेराइटियाँ हैं मेरे यहाँ। इस तरह से अमरूद सब पे भी काम हुई है, बैम्बू पे भी काम हुई है। तो टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है, देखिए सामने ये सीडलेस लेमन है। गमला में आप देख सकते हैं किस तरह कितना अच्छा फलन आया, इसमें कोई सीड नहीं होता। तो 6 महीना में ये पौधा फल में आ गया। तो यही इस पद्धति की खासियत अच्छा, है। ये जो आप नींबू लगाए हैं, जो गमला में नींबू है, जी इस नींबू में वो तमाम कंटेंट हैं जिसको लेकर हम ज़मीन पे जो लगाते हैं नींबू, उसमें सारे तत्व उसमें मौजूद हैं। जी निश्चित। उसमें कोई, चूँकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ये प्रक्रिया नहीं, जेनेटिकली कोई चीज़ मॉडिफाई हम लोग इसमें नहीं करते हैं। तो इसलिए तमाम जो सारी चीज़ विटामिन्स या मिनरल्स जो भी रहने चाहिए वो उसमें मौजूद हैं। और सिर्फ यही है कि यील्ड इसका बढ़ गया। हम ये मतलब एक गमला में इतनी छोटी मिट्टी भी, एक गमला में बहुत काफ़ी कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ा, उसमें कैसे ये डेवलप होता है? देखिए, जब होता क्या है, किसी भी पौधे को आप छोटे जगह पे लगाएंगे तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कम होता है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगा तो फल किसी भी पौधा में जल्दी आ जाता है। और ख़ासकर टिश्यू कल्चर में तो जल्दी आने की प्रवृत्ति होती है। तो जल्दी आ जाने से फल, इसी को अगर हम ज़मीन पे लगाएंगे तो 1 साल बाद फलन स्टार्ट होता है और फिर तब जाके फलना शुरू करता है। लेकिन गमला में ये बहुत जल्दी फल जाता है। मतलब अभी एक जो हाल के दिनों में एक आया है कि छत पे आप खेती कर सकते हैं, रूफ कल्टीवेटर का एक कंसेप्ट आया है। बिहार में भी, शहरों में लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये आम का पेड़ है, तो क्या ये गमला में ही ये फल देना शुरू कर देगा? जी जी निश्चित रूप से। आपको मैं नहीं दिखा सका, वहाँ अंजीर फला हुआ है, गमला में ही फला हुआ, अच्छे तरह से फला हुआ है। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे कि सभी चीज़ों को, रूफ गार्डनिंग की बात है, तो मैं एक संस्था बनाकर अपना मुजफ्फरपुर बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाकर और छत पे बागवानी भी शुरू करा दिया हूँ। जो मुजफ्फरपुर शहर में कई जगहों पे मैंने अपने देख रेख में शुरू ये कराया है। मतलब एक अलग वैरायटी है इसका। जी, ये बोनसाई बनाया गया है। ये बरगद का एक थोड़ा सा अलग वैरायटी है, अमूमन नहीं दिखने को मिलता है। ये तो सिंपल वैरायटी है। तो एक जगह से इस पे हम लोग काम किए थे लैब पे ही, कॉलेज आवर में ही। तो इसमें जीन जेनेटिकली थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, उसके बाद इसको तैयार किए थे और ये फिर बोनसाई तैयार हो बना गया। जी बोनसाई। अच्छा, और ये बाकी पौधे सब जो हैं, ये अलग अलग तरह से, मैक्सिमम इसमें बोनसाई हैं। जी जी जी। ये एडेनियम फ्लावर है। ये बोनसाई टाइप। इसमें देख रेख काफ़ी कम करना पड़ता है और अमूमन अगर आप लगा लेते हैं, कम देख रेख करते हैं, तो फिर भी अच्छा फ्लावरिंग आता है। ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही सही होता है। और क्या क्या आप, मतलब इसके अलावा आप जो आप काम कर रहे हैं, ये इस काम में आम किसान अगर चाहे कि हम भी इस तरह से चीज़ों को लगाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा उन्हें? निश्चित रूप से एक हमने बहुत बड़ा कारवां किसानों का इसमें तैयार किया है। 10,000 से ज़्यादा किसान हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में नहीं गिलाओ, ऐसे 10,000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं जो बागवानी के सहायता से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बिहार के तमाम ज़िलों में लगभग हम समझते हैं हम लोग को तकनीकी सहायता दे रहे हैं। किसानों को यहाँ से प्रशिक्षण भी कभी कभी समय पे आके वो लेते हैं। हमने बनाया, प्रशिक्षण हॉल भी बनाया है और वे पूरा बागवानी कर रहे हैं। जो कैश क्रॉप में उनको जल्दी से जल्दी अमरूद की बागवानी, नींबू की बागवानी, स्ट्रॉबेरी भी अब कहीं कहीं लगना शुरू हो गया है। तो इस तरह से किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है और वे काफ़ी रुचि से पपीता की भी खेती कर रहे हैं। तो काफ़ी रुचि से वो काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको उम्मीद है जो अगले कुछ दिनों में बिहार की कृषि काफ़ी सुधर जाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी भी अब धीरे धीरे आगे आने लगा है, हम देख रहे हैं। मतलब इसको, नई पीढ़ी को भी इसको लेकर एक ये चीज़ हो रहा है कि भाई अपने तरीके से खेती करें तो हम बेहतर कर सकते हैं। जी जी जी। पहले था कि नई पीढ़ी को लोग एकदम ये था कि कृषि से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब इधर फ़िलहाल जो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हर साल कार्यक्रम करके जागरूकता फैला के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे में नई पीढ़ी का हमने देखा है कि वो काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं और खेती करना उन्होंने शुरू किया है और उद्योग के रूप में वो लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये सामने जो जिस तरीके का ये बना के प्रोसेस चला है बिहार में भी, ये कितना सक्सेस है बिहार के लिए? पॉली हाउस बिहार में चला है, लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा इसमें, क्योंकि अपने यहाँ मौसम है, गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। तो पॉली हाउस, नेचुरल पॉली हाउस जो है वो ठंडा के दिनों में 2-3 महीने के लिए अच्छे काम करती है, इधर से निकल जाती है। तो
उसके बाद अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो हमने समझा कि बहुत अच्छा कंसेप्ट इसका अपने यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमने इसको हटाकर इसको डेमो प्लॉट के रूप में बना दिया, जिसमें अलग अलग क्रॉप की खेती और ट्रायल लेते हैं। तो इसमें ये सामने मरुआ का लगता है कि ये मरुआ आप लगाए हुए हैं। है इधर शकरकंद है, सामने नारंगी का पेड़ ये सब दिख रहा है। हाँ। इसमें अंगूर भी है, उधर अदरक भी लगा हुआ है। तो ये डेमो प्लॉट है ताकि मैं किसानों को बता सकूं कि ये चीज़ कितना सक्सेस है। एक रिजल्ट पे हम नाशपाती सामने लगा हुआ है। लेकिन जो मेरा भी अनुभव रहा है, जैसे आप संतरा का पेड़ लगाए, नाशपाती का, तो वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो जहाँ से जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं। जैसे अब संतरा की बात करें, हिमाचल में जो संतरा है वो उस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ पाती है। निश्चित रूप से अलग अलग जगहों पे मिट्टी का पीएच अलग अलग होता है, तो टेस्ट में थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन 100% नहीं सही, 75% 80% तक हम लोग अचीव कर रहे हैं। और उस हिसाब से भी अगर अचीव करते हैं तो हम लोग के यहाँ ऐसे भी एक्सपोर्ट क्वालिटी पहुँच नहीं पाता। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जब नहीं पहुँच पाता तो कहीं ना कहीं हम लोग मेल खा जाते हैं, उसके बराबरी में आ सकते हैं, तो एक लोकल मार्केट डेवलप हो सकता है। या जब हम उसको इंडस्ट्री के रूप में जाएंगे तो यहाँ की जो वैरायटी है उसका हम अच्छे से फिर यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और एक जानकारी हम आपको दे दें कि कोका कोला मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में लीची के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो अल्फांसो आम है उसको कोका कोला ने ही डेवलप किया है। एक बड़े प्लेयर के रूप में कोका कोला सामने है और वो क्या क्या कर रहे हैं, कोका कोला का क्या कंसेप्ट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ जो सामाकेतिक खेती है, मतलब आप मान लीजिए कि बत्तख भी पाल रहे हैं, मुर्गी भी पाल रहे हैं, पोखड़ा भी आपके पास है, फिर खेती भी आप करते हैं, तो एक दूसरे के सब तमाम चीज़ एक दूसरे का बाय प्रोडक्ट है और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना, मतलब उसमें आप ये भी है कि आप उस प्रोडक्ट के सहारे आप नई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जितना भी बाय प्रोडक्ट आएगा उसी से वो डेवलप होगा। ये इस तरह का एक काफ़ी लंबे समय से इस पर काम हो रहा है। ज़मीन पे वो कितना सक्सेस है, क्योंकि कहने प्रयोगशाला में या फिर दिल्ली पटना जैसे शहरों में जो एग्रीकल्चर के से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब किसान तक बातें पहुंचती हैं तो वो जैसे पॉली हाउस की बात करते हैं। सरकार काफ़ी इस पर खर्च भी कर रही है, लेकिन बिहार में ये सक्सेस नहीं है। कई किसानों से हमारी बात हुई कि ये ऐसे जगहों के लिए है जहाँ 2 मौसम है, यहाँ तो हर महीने मौसम बदलता रहता है, तो ऐसे जगह पे पॉली हाउस में लाखों लाख रुपये आप खर्च करें और वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। ये चीज़ें अक्सर हम जब किसान से मिलते हैं बात करते हैं तो ये बातें सामने आती हैं। चलिए हम इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आखिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। आखिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक कृषक के रूप में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसी को लेकर हम इस खास कार्यक्रम में आपको बिहार के एक ऐसे किसान से मुलाकात करा रहे हैं जो किसान एक बड़े कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर वापस अपना गांव लौटता है और गांव में रहते हुए ही वो चीज़ों को कैसे डेवलप किया। जरा इस चीज़ों को हम चर्चा कर रहे थे कि पोखर मतलब ये जो सामाकेतिक खेती की बात होती है उसको लेकर के, ये सामने इनका पोखर है, पोखड़ा है, 14 कट्ठा में इन्होंने इस पोखरे को बनाया है। जरा इस पोखरे के बारे में बताइए कि ये जो आप बनाए हैं इसमें क्या उत्पादन क्या होता है, किस तरीके से इसकी खेती मछली पैदा करते हैं। ये मछली पालन अभी के समय के लिए बहुत ही अच्छा, और जिस तरह के किसान यहाँ के हैं और जलवायु है वैसे में बहुत ही लाभदायक है। ये 15 कट्ठे में हमने पोखर खनवाया और इसमें साल भर में कम से कम आप 30 क्विंटल से 35 क्विंटल तक मछली आराम से निकाल लेते हैं हम। तो ऐसे में सब काट कपट कर नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपया आपको सालाना इससे हो जाता है। साथ ही बांध पे हमने शुरू किया है फलों की बागवानी, बगल से फलों की बागवानी FIS मॉडल के तहत, तो उससे भी। अच्छा, जरा ये जो FIS मॉडल है, जरा इस मॉडल को एक्सप्लेन करिए कि ये मॉडल क्या है, क्या जो आपने लगाया है क्या है ये मॉडल। सॉरी, IFS मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये। हाँ। मतलब मिक्स हो गया, जैसे कि आप खेती जिसकी हम बात सामयिक कृषि प्रणाली है। तो इसमें क्या है कि बांध पे आप फल की खेती कर लीजिए,
हल्दी की खेती कर लीजिए, दोनों साइड फल की खेती करने से क्या है कि साइड में जो जामुन उमुन का पौधा लगा देने से उसका जामुन जो गिरेगा वो मछली को फ़ायदा कर जाता है, और बाकी फ्रूट ले लेके हम फिर उसकी बिक्री कर सकते हैं। तो ये खाली जो रहेगा इससे फल की उत्पादन हो गई। बगल में हमने शुरू ये मुर्गी पालन का ये किया है, बत्तख पालन भी इसमें हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा इतना ही कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लेने के लिए मुर्गी पालन और बत्तख पालन को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी आपकी चल रही है? उसके लिए हमारी तैयारी लगभग अंतिम दौर में है। उसके लिए बगल में ही एक उसके लिए भी छोटा सा घर बनाएंगे। बत्तख के लिए पोखर में ही हम डालने जा रहे हैं उसका आवास, ताकि जो उनका बीट होगा वो अपना नीचे निकल जाएगा। और बत्तख के चलने से क्या होता है, पोखर में ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है, जो मछली के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाता है। मुर्गी का जो बीट होता है वो भी मछली के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो उससे मछली भी बढ़ेगा और एक वो अलग हम पाल के उससे अलग आमदनी 1.5-2 लाख रुपया उससे भी हम आमदनी को इंक्रीज कर सकते हैं। मिला जुलाकर अगर सब सही से करें हम, ये प्रैक्टिकली मेरा है कि तो आराम से आप 4 लाख रुपया 1 एकड़ में साल में आप कमा सकते हैं। मतलब आप मुर्गी पालन करिए, बत्तख पालन करिए, फिर मछली पालन कीजिए, तीनों साथ साथ अगर आप करते हैं, और फल का भी। तो फल में आप नींबू लगाए हैं, नीचे से नींबू है, बेल भी है, हाँ, उस साइड जामुन और अमरूद है, केला भी है। तो 4-5 तरह के फल, और एक लकड़ी का भी हमने लगा दिया है, सागवान का बीच बीच में लगा दिया है। तो इस तरह से 4-5 तरह के फल को लगाया है इसमें हमने। अच्छा, ये जो आंध्र प्रदेश में जो मछली की खेती होती है, कभी आपने देखा है कि वो, क्योंकि वो भी कहा समुद्र से उसका कोई रिश्ता नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि समुद्र से पानी को लेके ये वो एक खास जिला है जिस 1-2 जिले के सहारे पूरे देश को वो मछली खिला रहा है। वो किस सिस्टम से और हम लोग जिस सिस्टम से कर रहे हैं, क्या उस और हम लोग बढ़ सकते हैं बिहार के किसान? निश्चित बढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि बिहार के किसानों में एक चीज़ मैं देखता हूं कि यहाँ मछली पालन जो करते हैं फीडिंग सिस्टम सही नहीं कर पाते हैं। जो इतना फीड मछली को मिलना चाहिए पर डे, उस हिसाब से उसको फीड नहीं मिल पाता है, उस हिसाब से आप इक्विपमेंट नहीं दे पाते हैं। तो जिस कारण साल भर का एक समय लग जाता है। जो मछली को 4 महीने में 1 केजी के साइज़ में आना चाहिए, आंध्र में जो आ जाता है वो आपके यहाँ साल भर लग जाता है। तो इसका मेनली है फीड। और यहाँ ना ट्रेंड है, फार्मर्स ट्रेंड है, ना उस तरह की सरकार की योजनाएँ ज़रूर हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का सही तरीका नहीं है। अच्छा, और हाँ, उसमें क्या होना चाहिए, क्या किया जाए जो ये चीज़ें बदल सकती हैं? किसानों को जैसे आप अनुदान, आप जहाँ ये कर रहे हैं, फिर आप कितने महीने में आपका मछली का क्या साइज होता है? हमारे यहाँ 5 से 6 महीने में मछली केजी से लेकर हाफ केजी भी है, चूँकि 2-3 बार हमने डाला है, और केजी से ऊपर भी है इसमें मछली। तो हमने लगातार पर डे इतना में 40 केजी के आसपास हमारा फीडिंग पर डे का होता है। अमूमन अगर जोड़ के चलिएगा तो 1000 रुपये पर डे इसमें खर्च होता है। तो बाहरी किसान आते हैं तो पूछते भैया, तो मेन जो बाहर तालाब छोड़ा हुआ इस तरह लोग डाल देते हैं, और उसमें फीडिंग ही एक समस्या है। जो पहले लोग पूंजी लगाना नहीं चाहते, एक अच्छी पूंजी, क्योंकि ये बिजनेस है। तो बिजनेस में आप सबको ही जानते हैं कि एक अच्छी पूंजी पहले लगानी पड़ती है, उसके बाद रिटर्निंग होता है। तो खेती को अगर हम उसी तरह करेंगे तो निश्चित रूप से आंध्रा हो या जो भी हो, उस तरीके से हम लोग भी फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ मजदूर की बड़ी समस्या है। मान लीजिए कि आप किसान कर रहे हैं, मजदूर को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मजदूर का तो निश्चित समस्या है, लेकिन अब धीरे धीरे इक्विपमेंट का ज़माना आ रहा है। फिर भी हम सारी चीज़ इक्विपमेंट से नहीं कर पाते हैं, उस समस्या को झेल रहे हैं। तो आगे भी हमको लगता है अब आगे धीरे धीरे इक्विपमेंट के सहारे ही हम लोग को जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ऐसा देखने को हमको। अच्छा, ये कितनी बड़ी चुनौती है मजदूर, क्योंकि बिहार के किसान चाहते हुए भी समय पर वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब निकौनी समय पर हो जाए, अब लीची की कटाई छटाई बेहतर हो जाए, वो समय पर पैसे रहते हुए भी किसान अगर चाह ले तो वो नहीं कर पाता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन अब हम समझते हैं अगले 5 साल 7 सालों में ये चुनौतियां भी धीरे धीरे जो यहाँ किसान हैं इक्विपमेंट आधारित हो जाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ कम हो जाएगा। इक्विपमेंट पर कितने काम हो रहे हैं अपने देश में, उस पर क्या प्रगति है अभी तक? देश में तो अच्छा खासा काम हो रहा है, बट अपने स्टेट में नहीं हो पा रहा है। ना यहाँ जो नए इक्विपमेंट होते हैं वो जल्दी समय से आ पाते हैं, और नहीं उसका कोई डेमो यहाँ कराया जाता है। तो इस तरह से किसान को मालूम ही नहीं होता है कि किस क्रॉप के लिए कौन सा इक्विपमेंट है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, कोको कोला से क्या एग्रीमेंट हुआ है? आपके खेत पर भी
कोको कोला लीची को लेकर काम कर रही है बिहार में, उसका क्या कंसेप्ट है और कोको कोला क्यों इस और आगे बढ़ रहा है? विगत कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने पत्र जारी कर कहा है कि लगभग अप्रोक्स हमें पूरा याद है, जैसा कि 300 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें लीची का 4 जिला मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, इन 4 जिलों को लिया गया है। चारों जिलों को लीची के क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मार्केटिंग करना, जो भी पुराने बाग हैं जीर्णोद्धार करना है, कैनोपी मैनेजमेंट करना है, कैसे उसके क्वालिटी को सुधारा जाए, इसके लिए कोको कोला को काम करना है। इसी के तहत तो डेमो प्लॉट भी लग रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर में अभी 4 से 5 डेमो प्लॉट लगने जा रहा है। सघन बागवानी के तहत 1 हेक्टेयर में 400-450 पौधा लीची के लगाए जाएंगे। और उसमें क्या है कि एक साइड से पहले फेंसिंग होगा, फिर एक प्लांट का फेंसिंग होगा, ताकि जो लीची पे डायरेक्ट धूप नहीं आए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी क्या क्या लगाया जाए ताकि लीची की फल जो पहले 22 ग्राम 24 ग्राम की होती थी शाही लीची अपने यहाँ की, उसको फिर से रास्ते पर लाया जा सके। तो अच्छा, अभी इस बार भी लीची का फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, बढ़ा ही नहीं लीची। तो ये सब टेक्नोलॉजी के सहारे क्या सब किन चीज़ों में लीची के उत्पादन में या लीची के पेड़ पौधे के निर्माण में क्या हम कह सकते हैं ये जिसके सहारे हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, लीची तो एक सबसे दिक्कत लीची में आ जाती है कि ये क्लाइमेट आधारित फसल है, तो उसमें हम लोग इस बार काफ़ी क्लाइमेट चेंज रहा है, तो जिस कारण इस बार लीची में फ्रूट बोर्डर की शिकायत आ गई, समय से उसको टेम्परेचर नहीं मिला जिससे मिठास नहीं बन पाया। तो ऐसी परिस्थिति में दवा का छिड़काव अब बढ़ते जा रहा है। दवा का छिड़काव करके और कैनोपी मैनेजमेंट, ये सब के सहारे ही हम अपने लीची को फिर से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक वेदर का सही ये नहीं हो पाएगा तब तक जो चाहिएगा वो लीची आना हमको नहीं लगता कि पॉसिबल है। मतलब अच्छा, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, अब इस बार ही देखिए कि बारिश पहले शुरू हो गई, फिर लॉकडाउन के बाद तो लगा ही नहीं कि हम गर्मी में मई जून के महीने में हैं। ये जो बदलाव हुआ है इससे और बाकी चीज़ें भी बदल रही हैं, वर्षा का सारी चीज़ें बदल रही हैं, बारिश, गर्मी, ठंड, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव को, क्योंकि हम अभी भी प्रकृति, बात आप भी कह रहे हैं कि प्रकृति पर आधारित हम चीज़ें हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि भाई प्रकृति जो चीज़ें बदल रही है उसको लेकर फसल के पौधे के वैरायटी में या उस पर कुछ काम हो, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं क्या? मैं पिछले 2-3 सालों से जहाँ भी मीटिंग में जा रहा हूँ, जहाँ भी किसानों के यहाँ जा रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से मौसम बदल रहा है, हम लोग को इस बार गर्मी का एहसास नहीं हुआ, लू का एहसास नहीं हो पाया। तो अब मौसम आधारित क्रॉप हम लोग को रूटीन तैयार करना पड़ेगा, जो किस मौसम में, या फिर जो अभी हम धान, गेहूँ, मक्का करते आ रहे हैं उसको कैसे आगे पीछे करके हम लोग फिर करें। क्योंकि मौसम जब चेंज हो रहा है तो उसके आगे पीछे करके रूटीनबद्ध हमको फिर से उसमें चेंजिंग लाना होगा, और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा ऐसा, चूँकि साइंटिस्टों का ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि मौसम आधारित अलग से कुछ आप ये कीजिए, या फिर हमने ये इस पर शोध किया है, ये समय अब लगाने का नहीं रहा, आगे लगाइए, ऐसा कुछ आ नहीं रहा। लेकिन इस पर सरकार को पहल करने की ज़रूरत है और मौसम चेंज होगा। हमें जैसा लग रहा है, हमारा अनुभव कर रहा है कि मौसम बिहार में चाहे इससे सटे एरिया में निश्चित रूप से अभी चेंज होने का दौर शुरू है और ये चेंज होगा। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ये जो आप जिस खेती की बात करते हैं, अच्छा उस दौर उस और किसान को बढ़ना चाहिए, जो ट्रेडिशनल हमारी खेती है उसको थोड़ा दूसरे तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि भाई अब वो वक्त नहीं रहा जिस वक्त के सहारे हम गेहूँ, धान, मक्का पैदा करते थे। अब उसमें मौसम की वजह से बदलाव करके इस तरह की खेती की जा सकती है। निश्चित रूप से अब चूँकि प्राकृतिक आपदा का भी दौर अपने यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो जैसे फिशरीज में देख लीजिए तो इसमें कोई प्राकृतिक आपदा का असर नहीं है। इसमें कोई पत्थर पड़े, तूफान आए, इसका कोई असर नहीं है। तो इस तरह से किसानों को धान, गेहूं तो ज़रूरी है, उसको तो करना है, लेकिन उसको मौसम के अनुसार उसको भी हम लोग को चेंज करना है, वैरायटी को चेंज करना है, और ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के भी साथ में कैश क्रॉप लेके चलना है, ताकि बैकअप हम लोग का मजबूत हो। बार बार यहाँ का किसान परेशान हो जाता है, धराम से गिर जाता है, तो वैसी स्थिति में वो अपने आप को कैसे सुधार सके। तो इसके लिए बैकअप के रूप में हम लोग को कैश क्रॉप बढ़िया से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, इस तरह के रूप में, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, इस सब तरह की लेके हम लोग को करना। अच्छा, ये परवल आप किए हुए एक डेमो के रूप में, ये इसको लेकर कुछ काम हो रहा है कि नहीं? परवल जैसे हम लोगों के इलाके में पहले खगड़िया का परवल बड़ा टेस्टी होता था,
अब परवल में वो टेस्ट नहीं है। परवल का मिठाई, परवल का अपना उसमें भरुआ उसको कहा जाता था, उसमें मसाला डाल के, तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है। उसकी क्या वजह है? बट उस और हम लौट सकते हैं कि नहीं? जी निश्चित रूप से लौट सकते हैं, लेकिन पुराने पारंपरिक खेती की ओर हम लोग इसके लिए लौटना होगा। अब पहले हम लोग गोबर की खाद और ये जंगल देकर फसल उपजाते थे। आज हम लोग जंगल मारने वाली दवा पे दवा छिड़कते जा रहे हैं, जिस कारण परवल ही नहीं सभी चीज़ों का टेस्ट खत्म होते जा रहा है। पर अरहर की दाल अगर घर में बनता था तो दूर तक उस सुगंध आता था, उसका चावल बनता था, तो सब खत्म हो गया। इसका मेन कारण है केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग। ठीक है, तो अगर इसको जैसे जैसे कम करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे। पहल चल रही है, ऑर्गेनिक खेती की बड़ी अच्छी बात हो रही है, इस पे काम भी हो रहा है, हमने देखा है काम भी हो रहा है। तो अगर ये होने लगा तो अच्छा, ये ऑर्गेनिक खेती, बात तो हम करते हैं ऑर्गेनिक खेती का, लेकिन किसानों को लेकर एक बड़ी समस्या, मतलब ऑर्गेनिक खेती में भी जो उत्पादन आना चाहिए, जो लागत, जिस तरीके से लागत लोगों का हो रहा है, वो लागत नहीं निकल पा रहा है। तो वो क्योंकि मान लीजिए बाहर के जगहों पे ऑर्गेनिक जो सर्टिफाइड है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है, ये ऑर्गेनिक गेहूं है, सर्टिफाइड करने की प्रक्रिया बिहार में नहीं है। इससे किसानों को वो लाभ नहीं मिल रहा है। आपका क्या अनुभव है इसको लेकर? ऑर्गेनिक खेती निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर इतनी जल्दी से लागू करना आसान काम नहीं है। मैंने भी जो भी किसान आते हैं उनको बताया, या जो खेती कर रहे हैं, फल पे ऑर्गेनिक फल की खेती ऑर्गेनिक से करना आसान है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, कीड़े का प्रकोप नहीं है उसमें बहुत। लेकिन सब्जी की जो एक प्रचलन चली है ऑर्गेनिक करने का, तो उतना आसान नहीं है। उसको धीरे धीरे 5 साल 6 साल करते करते हम लोग ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड का प्रकोप इतना बढ़ते जा रहा है कि उसको अगर हम चाहेंगे कि गौमूत्र से और नीम के तेल से कंट्रोल कर ले, जैसे टिड्डी का दल ही जब आया, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर लीजिएगा? ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस जगह समय आपने फिर से इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया, तो फिर कैसे ऑर्गेनिक इतना जल्दी संभव है? फल को निश्चित रूप से हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, हल्दी को कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से क्रॉप सेलेक्ट करना होगा, और करके तब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा हमारी समझ। चलिए हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। एक यंग जनरेशन के लोग जब चीज़ों को शुरुआत करती हैं तो वो स्पष्टवादिता के तौर पे सारी चीज़ें रखती है। मतलब अब गौमूत्र और बाकी चीज़ों से आप वो लड़ाई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सेलेक्ट कीजिए, ये फसल हम ऑर्गेनिक खेती इसकी हम करें, फल को लेकर, और प्रयोग करें। ये जो हमारे अंदर में जो प्रयोग करने की जो एक प्रवृत्ति नहीं रही है, एक बड़ा नुकसान इसको लेकर हुआ। चलिए, नए लोग जब आएंगे तो चीज़ें बदलेंगी, और हमें लगता है कि एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी इसका कह सकते हैं कि उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और आप ये समझिए कि बदलाव की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और जब इस तरह से युवा जब इस फील्ड में आएंगे खेती को लेकर, तब और चीज़ें भी बदलेंगी। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। काफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।